खालिद साहब, भारत की रुसवाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। एक तरफ तो अमरीकी वजारत खारजा के तर्जुमान ने भारत के झूठ को ये कहते हुए बेनकाब किया है कि सदर ट्रंप के कहने पर ही जंग बंदी हुई। दूसरा, पहली बार फ्रांसीसी फजाइया के चीफ ने राफेल समेत 3 भारतीय तैयारों के गिरने का एतराफ किया है। आप क्या समझते हैं, जो एतराफ भारत नहीं कर रहा था, फ्रांस की तरफ से आ गया है, ये भारत की दिफाई और खासकर फिजाई सलाहियत को कैसे दुनिया में बेनकाब कर रहा है? बहुत शुक्रिया शजिया मुझे इनवाइट करने का। ये तो हम इंतज़ार कर रहे हैं, दिन ब दिन हर हकीकत खुल के सामने आ रही है। इंडियन खुद भी बताना शुरू हो गए हैं, फ्रेंच भी खुद बताना शुरू हो गए हैं। हम तो पहले दिन से ही जो सच बोल रहे थे वो सब्सटेंशिएट होना शुरू हो गया, और जो थोड़ा बहुत रह गया आई थिंक वो आने वाले दिनों में वो भी कवर हो जाएगा। एम्बेरसमेंट, ये डे वन पे इनका अपना एक नेशनल इंटरेस्ट था, फ्रेंच का, ओवरऑल फ्रांस कंपनी का और इंडियन गवर्नमेंट का। वो ये था कि एक ह्यूज एम्बेरसमेंट थी। आप सब जानते हैं कि तकरीबन 26 जहाज़ों का रफाल जहाज का दिया हुआ है इंडिया ने अपनी नेवी के लिए। उनका वो खतरे में पड़ सकता था अगर फ्रेंच जो कंपनी है रफाल बनाने वाली वो अगर मान जाती। लेकिन अब दुनिया का प्रेशर सिर्फ हिंदुस्तान पे नहीं था, रफाल कंपनी पे भी बहुत था कि आपके जहाज लूज हुए हैं, आप इन्वेस्टिगेशन करें, आपका डाटा होना चाहिए। और रफाल कंपनी को खुद भी बड़ी फिक्र है कि हमने ये साबित करना है कि ये जहाज किसी इंजन की खराबी या एयर फ्रेम या हमारे टेक्निकल की वजह से नहीं गिरे, ये हिंदुस्तान की अपनी मिस हैंडलिंग कह लें या मास्टर या स्किल ना होना उससे से गिरे। तो वो आहिस्ता आहिस्ता मेरा ख्याल है सारे मान जाएंगे वक्त आने के साथ साथ। बिल्कुल सर, साथ में DJISPR की जानिब से भी एटमी एहसासों को लेकर बहुत सख्त मौक़िफ़ सामने आया है, जो उन्होंने आलमी मीडिया को इंटरव्यू में कहा है कि कोई भी पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को निशाना बनाने की जुर्रत नहीं कर सकता। क्या पाकिस्तान को इस हवाले से कोई जहरियत का अंदेशा है या भारत की जानिब से कोई मजमूम काविश की जा रही है? शजिया, ये जो अंदेशा है ये आज का नहीं है। 80s में मैं एज ए नौजवान फाइटर पायलट कोई 5 साल तक पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्लांट है जो उस वक्त कहूटा पे होता था, हमारी लेबॉर्ट्रीज होती थी, उसके दिफा में अपनी हम्बल सी कंट्रीब्यूशन पेश कर चुका हूँ। उस वक्त भी हमें बताया गया था पाकिस्तान को एक मुल्क से नहीं खतरा, 2 मुल्कों से खतरा है। यानी हमें लाइकली जो हिट होना था या स्ट्राइक कोई हो सकती थी वो 2 मुल्कों से हो सकती थी। और आपके व्यूअर्स को और आपको कोई कैलकुलेटर निकालने की जरूरत नहीं है कि वो 2 मुल्क कौन से हो सकते थे, पहली बात तो ये है। और पूरे पिछले 40-45 सालों में किसी दुश्मन को एक फाइटर जहाज को भी बॉर्डर पार करने की जरूरत नहीं हुई हमारे न्यूक्लियर प्लांट पर हमला करने के लिए। इसलिए नहीं कि हमारे दुश्मन कम थे, इसलिए कि पहला हमें अल्लाह पर भरोसा था और उसके बाद अपनी तैयारी पर बहुत भरोसा था। उनको पता था हमला होने वालों को जो प्लान कर रहे थे, और 2-3 अटेम्प्ट्स की भी गई थी बाय द वे 80s में, और उनको ये पता था कि उससे बड़ी प्राइस उनको देनी पड़ेगी। दुनिया में आप दूसरे को खौफजदा उस वक्त रख सकते हैं जब आप एक प्रोहिबिटिव प्राइस इंपोज करते हैं। ये वो कीमत होती है जो इतनी ज्यादा होती है जो दुश्मन या हमलावर दे नहीं पाता। तो ये हिंदुस्तान हो या इजराइल हो, दोनों को पता था कि अगर हमने किया तो उनके कम्फर्ट में जो भी हुआ, जो भी पाकिस्तान को, पाक फिजाइया को कीमत देनी पड़ी, उनके अपने न्यूक्लियर प्लांट नहीं बचेंगे। और ये सिक्योरिटी का या डेटरेंस का और जंग रोकने का सबसे आसान तरीका यह है कि अपनी फुलेस्ट तैयारी रखें और इस लेवल का अश्योरेंस करा दें दुश्मन को कि जब भी आपने कोई मिस एडवेंचर किया आप बड़ी कीमत देंगे हमसे। तो ये सब कुछ दुनिया देखती आई है पिछले 40-45 सालों से कि पाकिस्तान की ये रेड लाइन जरूर थी और जीरो टॉलरेंस थी, और आज भी जो कहा गया DGISP की तरफ से आज भी है। और इंशाल्लाह ताला किसी की हिम्मत इसी वजह से नहीं होगी कि हमारा रिजॉल्व हिट बैक करने का और उससे बड़ी कीमत उनसे चुकाने का हमारा रिजॉल्व उसी तरह कायम है। और बेशक ये जो प्रीवियसली जो कशीदगी रही है उसमें हमारी पाक फ़ौज ने जिस तरह से अपना लोहा मनवाया है, पूरी दुनिया इसकी दाद दे रही है। और पाक फ़ज़ाइया के सर एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर की चीनी फ़ज़ाइया के चीफ और तुर्की के वज़ीर दिफा से मुलाकात हुई है। आप क्या समझते हैं कि ख़ित्ते में जिस तरह पाक फ़ज़ाइया की सलाहियतों को माना जा रहा है, क्या पाकिस्तान फ़ज़ाइया में मज़ीद जदीद टेक्नोलॉजी की जानिब बढ़ने के लिए इन ममालिक से नए मुआहदे कर सकता है? और हम ऐसे कौन से फ़िज़ाई हथियार या टेक्नोलॉजी चीन और तुर्की से ले सकते हैं? देखिए, टेक्नोलॉजी ओवरऑल आर्म फोर्सेस में और ख़ास तौर पर आपने देख लिया कि एयरफोर्स में और पाक फ़िज़ाइया ने आपने देख लिया कि हम पिछले 78 सालों से अगर दुश्मन पर कोई एज रखते हैं, हम तादाद का तो रख नहीं सकते, और ना हमारे कभी प्लान और डिज़ाइन में कभी था कि हम एज तादाद का मैच करके या नंबर का मैच करके। हम अल्लाह पर फेथ पर हम एडवांटेज लेना चाहते हैं, वो हमारा फेथ है। नंबर 2, हम
सबसे ज्यादा ट्रेनिंग बहुत सख्त करते हैं, और नंबर 3 टेक्नोलॉजिकल हमारा जो एज है वो हम हमेशा से रखना चाहते हैं। जो ये सरबराहान आ रहे हैं, बहुत सारे मुल्क अब पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं कि पाकिस्तान की खासतौर पर पाक फ़िज़ाइया की इतनी एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस है, 6-0 प्लस जो 10 तारीख को सुबह किया। बहुत सारे मुल्क अब जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान ने एज्यूम कैसे किया। बहुत सारे लोग दुनिया में, लोग और पॉलिटिशियंस, एनालिस्ट, मुल्क, एयर फोर्सेस हमें अंडर एस्टिमेट कर रही थी। अब उन्होंने हमें एंगेज करना चाहते हैं, हमसे राब्ते कर रहे हैं कि अभी हम ट्रेनिंग दें और शेयर करें, जॉइंट एक्सरसाइजेज करें। जी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये ज़हन में रखिएगा, मैं हमेशा से कहता हूं कि विक्ट्री हैज वैल्यू। जब आप जीतते हैं तो आपके वकार में, आपकी हैसियत में एक इजाफा होता है। No doubt. और दूसरा, दुनिया में कोई भी कमजोर शख्स से बात नहीं करता, ओनली पावर टॉक्स टू पावर। जब आप ताकतवर होते हैं तो दूसरा ताकतवर आपसे बात करना चाहता है, अगर आप कमजोर होते हैं तो कोई ताकतवर आपसे बात नहीं करना बिल्कुल चाहता। ऐसे है। इन मुल्कों के सरबराहान, लीडर्स जो यहाँ पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद हैं और मुस्तकबिल करीब में और भी आएंगे, वो सिर्फ इस वजह से आएंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि हमने एक पावर के जरिए, विक्ट्री के जरिए अपनी एक स्टैंडिंग अर्न की है। और इस कौम ने अर्न की है, मुसल्लह अफवाज ने अर्न की है, और पाक फ़िज़ाइया ने एक नया रिकॉर्ड कायम किया है, जो एक आने वाले वक्तों में हम नहीं सिर्फ पढ़ाएंगे, बहुत सारे दुनिया के मुल्क हमसे ये भी सीखना चाहेंगे कि ये जंग इतनी रात को 12 सवा 12 बजे शुरू होती है, जब और दुश्मन के सर जहाज को हम चंद देख भी घंटों नहीं और रहे। चंद दिनों में इतना बड़ा नुकसान, जो कि इंडिया एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। नो डाउट कि वो बड़ा मुंह तोड़ जवाब था जो पाक अफवाज ने दिया। सर, तुर्किया के साथ जो फिजाई तरबियत और एरोस्पेस टेक्नोलॉजी में इश्तराक पाकिस्तान को कितना फायदा देगा, क्योंकि हालिया मुलाकात में एरोस्पेस टेक्नोलॉजी के इश्तराक की बात हुई है, और इस टेक्नोलॉजी का आपके ख्याल में बुनियादी इस्तेमाल क्या है? देखिए, तुर्की के साथ हमारी कोलैबोरेशन आज की नहीं है। मैंने खुद भी आर्म फोर्सेस वॉर कोर्स इस्तांबुल टर्की से किया हुआ है। टर्किश लैंग्वेज में अब उन दोस्तों को बेहतर समझने की मदद भी मिली, क्योंकि टर्किश लैंग्वेज में कोर्स था। तो आप यकीन करें, वो बाकी मुल्कों को अपना दोस्त कहते थे और हमें भाई कहते थे, ओपनली कहते थे। तो ये कोलैबोरेशन आज का नहीं है। हमारे एक्सचेंज पोस्टिंग्स होती हैं, जॉइंट एक्सरसाइजेज हम करते रहे हैं, हम एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। और जैसे मैंने कहा कि ये आज का नहीं है, ये पिछले 60-70 सालों पर हमारी क्लोज कोलैबोरेशन पर मुहित है। बहुत सारी चीजों में हम उनसे बेहतर हैं, बहुत सारी चीजों में टर्किश भाइयों को हम पर एडवांटेज है, लेकिन हम एक दूसरे के लिए दरवाजे खोल देते हैं। और क्योंकि कोलैबोरेट करते हैं, उनको भी सॉवरेनिटी बहुत अजीज है, हमें भी बहुत प्यारी है। तो ये टेक्नोलॉजी हमने अनमैन्ड एरियल व्हीकल में उनके साथ बड़ी कोलैबोरेशन की थी, जिसको उर्फ़े आम में आप ड्रोन कह रहे हैं, लेकिन हमने किंजी है, शाहपर है, ये जो हमने ड्रोन हैं, जो अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, उनकी कोलैबोरेशन हासिल थी हमने बहुत ज्यादा मास्टर किया है। और ये वो टेक्नोलॉजी है, ना सिर्फ हमने इस जंग में इस्तेमाल की हिंदुस्तान के खिलाफ, हम दहशतगर्दी के खिलाफ ऑलरेडी पाक फ़िज़ाइया पिछले सालों से इस्तेमाल कर रही है। जी। आप कहीं भी हो, वक्त कोई भी हो, वाकिफ रहें दुनिया भर के अहम हालात, वाकयात और अहम खबरों से। अभी सुनो न्यूज़ का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और क्लिक करें बेल आइकन पर, और हमेशा बाखबर रहें।